अस्सलाम वालेकुम। आज एक और वीडियो ब्लॉग के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि मैं इस वीडियो में जॉब्स के ऊपर इधर की लीगल लाइफ के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। और मैंने कहा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कोई ऐसा बंदा पकड़ते हैं जो कि इधर 10-12 साल से रह रहा हो, जो इधर के पाकिस्तानी स्टूडेंट एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट वो किया था और अब वो नेशनल है। तो इसका एक्सपीरियंस लाइफ का कि वो उधर किस ईयर में आया था, कैसे उसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ, किस तरह कितना टाइम उसको लगा, उसने क्या डिफिकल्टीज क्या अप्स एंड डाउन्स देखे। तो मैंने कहा उस चीज से स्टार्ट करते हैं। तो तेरी बात है, चलो ठीक। हाँ जी, हम लोग आ गए हैं इधर। हम लोग पार्क में एक जगह ढूंढ ली है जहाँ पे ज्यादा शोर नहीं है। स्कूल के काफी बच्चे सराउंडिंग में खेल रहे हैं इधर। तो फीम भाई को हम ले आए हैं। आपसे आई थिंक एक और व्लॉग में फीम भाई की मुलाकात करवाई थी हमने। तो आज फीम भाई से हम उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस पूछेंगे जो कि आप लोगों के लिए भी बहुत फायदा दे सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इधर एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं या फैमिली के साथ आना चाहते हैं, इधर आके जॉब करना चाहते हैं, इधर आके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, इधर परमानेंटली रहना चाहते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम फीम भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम फीम भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक, आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा दिन गुजरा? आज तो मौसम भी काफी अच्छा है। नहीं, आज जब सूरज निकला होता है, आपको पता है स्वीडन में हाँ, एंजॉय करने का टाइम होता है, गनीमत तो होती है। गनीमत है। तो यहाँ तो वैसे भी बड़ा अच्छा स्पॉट बनाया हुआ है इन्होंने। एग्जैक्टली। ये ग्रिल भी कर सकते हैं यहाँ, हाँ, और बिल्कुल बड़ी अच्छी हवा चल रही है। बिल्कुल। तो अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैंने कहा आपसे आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो आई नो कि आप काफी बिजी हैं, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं जाया करेंगे। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो मैं ये पूछूंगा आपसे, जो काफी सारे लोगों के लिए फायदेमंद भी होगा, कि आपने स्वीडन ही क्यों चूज किया? आपका प्रोसेस क्या था जब आप प्लान कर रहे थे कि आपने बाहर पढ़ने आना है? तो आपने स्वीडन ही क्यों चूज किया था? अब इस बात को तकरीबन 12-15 साल हो गए हैं। अब मैं अगर लुकिंग बैक 2009 में एक्चुअली मैं सोच रहा था बाहर जाने का। मैं यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर कर रहा था। बाहर जाने का मुझे शौक था कि, और आईटी की फील्ड में होने से मुझे था कि आईटी का बाहर स्कोप बहुत है। तो मेरे बड़े भाई ने जिक्र किया स्टूडेंट के बारे में कि वहाँ एजुकेशन वगैरह भी फ्री है। तो मोस्टली तो लोगों का ऑस्ट्रेलिया की तरफ और यूके वगैरह अमेरिका की तरफ था। तो मैंने फिर एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो जब मैंने शुरू किया तो सिस्टम बहुत इजी था। उनकी वेबसाइट studera.nu मुझे भी याद है। मैंने एप्लीकेशन बना दी और मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया। थोड़ा सा स्टूडेंट के बारे में सुना भी वहाँ था। बड़ी फैसिनेटिंग कंट्री थी उस टाइम, लेकिन वो तो बातों की हद तक थी। फिर मैंने अप्लाई किया, एजुकेशन फ्री थी। मेरे ख्याल थोड़ी सी मैंने एप्लीकेशन फीस डाली और 4-5 महीने बाद मेरा एडमिशन हो गया। अच्छा, तो आप उस टाइम आए थे जब इधर एजुकेशन फ्री होती थी? अब इधर एजुकेशन फ्री नहीं है? जी बिल्कुल, उस टाइम एजुकेशन फ्री उसका सेकंड लास्ट ईयर था और हाँ। इतना रुझान नहीं था लोगों का आने का यहाँ। किस लेकिन साल में आए थे आप? 2009 में आया था। मैंने 2008 की में भी अप्लाई किया था, लेकिन उस टाइम मेरा इतना ज़हन नहीं बना। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने लोगों से सुना तो बड़ा अच्छा मैंने फीडबैक। मेरा एक दोस्त, मेरा क्लास फेलो चला गया वहाँ, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में उसका स्टार्ट हो गया। हाँ। तो उसने फिर मुझे बताया कि यहाँ तो एजुकेशन फ्री है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज ऑफर करते हैं और आप किस कोर्स में आए थे? तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने आया था यहाँ। आईटी के लिए? आईटी का यहाँ बहुत ज्यादा स्कोप है। और तो मैं आ गया लिंचोपिंग यूनिवर्सिटी। एक वो छोटा शहर है, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो शुरू में बहुत मैं नर्वस था, कंफ्यूज भी था कि छोटा शहर है कैसा होगा। लेकिन मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर जाहिर हुआ। यहाँ मैं आया तो उन्होंने बड़ा अच्छा ओरिएंटेशन, सारी इंग्लिश में, कोई लैंग्वेज का उस टाइम कोई ऐसा इशू नहीं था। ओरिएंटेशन बड़ी अच्छी उन्होंने दी और फिर मैंने यहाँ अपनी पढ़ाई का आगाज किया। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ कम्युनिटी उस टाइम तो पाकिस्तानी इतनी नहीं थी, लेकिन यहाँ इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी, पाकिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, पीएसए के एसोसिएशन के नाम से वो थी। तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हमें। अच्छा, अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अब इधर आ गए थे स्वीडन में, जो पहले 3-4 साल थे, आपको उसमें क्या डिफिकल्टीज देखनी पड़ी थी? लैंग्वेज का भी आप खुद ही बता रहे हैं, फिर अकोमोडेशन का, जॉब के बारे में, अगर आपने पार्ट टाइम जॉब करनी थी तो उस बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। उसमें ये था कि लैंग्वेज का इतना उस टाइम नहीं था, क्योंकि अब एज अ स्टूडेंट इंग्लिश चल जाती थी। लेकिन आपने अगर कहीं दुकान पे भी जाना है तो आपका काम चल जाता था। वहाँ कोई इतना मसला नहीं। सेटअप ही उन्होंने ऐसा बनाया हुआ था जो अच्छा, सारे लोग इधर इंग्लिश बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं।
यहाँ आप कभी कभी अगर आप किसी से स्वीडिश बोलेंगे तो वो आपको देख के इंग्लिश में स्विच हो जाएगा। हाँ, ओके। तो आपको ये मैं अभी तो बहुत बेहतर हो गया। मैं 2009-10 की जो बात है उसमें उस टाइम भी इतना मसला नहीं था। मेन एक इशू जो है यहाँ वेदर का होता है। शुरू में मुझे याद है मैं स्पेशल वहाँ पाकिस्तान से जीन्स की पैंट्स लेकर आया कि यहाँ मौसम सर्द होगा, लेकिन यहाँ वो जीन्स की पैंट्स नहीं चलती। आपको यहाँ से बस ये है कि यहाँ सर्दी थोड़ी सी पहला साल आपको बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन बाद में आप एडजस्ट हो जाते हैं। फिर आपको पता चल जाता है थर्मल वगैरह आप पहन लें और उस तरह तो हाँ, बहुत। ज़ाहिर है जब आपको पता चल जाए हमने इधर ही रहना है तो फिर तो तो मैनेज करना पड़ता है ना। ये एक चैलेंज मैं बता दूं कि और अभी भी चैलेंज तो यहाँ का अभी अभी भी भी अभी भी। तो आपको पता होगा अब तो गर्मी भी आ गई है। गर्मी भी है। हाँ। थोड़ी बहुत गर्मी है। सही बात है। हाँ। तो और उसके अलावा जॉब्स का है कि स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी उस टाइम तो इतनी नहीं थी। सिर्फ एक न्यूज़पेपर जॉब होती थी, उसे प्रेमो कहते हैं। तो वो आपको ऑप्शन थी, तो वो हम पार्ट टाइम कर लिया करते थे। तो वो भी था कि कुछ ही लोग कर सकते थे, इतनी ऑप्शन नहीं थी। लेकिन अब तो सिचुएशन बहुत बदल गई है। अब वो फिर आगे के हाँ, अच्छा तो अगर अभी अभी कोई डिसाइड कर रहा है, प्लान कर रहा है कि भी उसने इधर स्टूडेंट वीजा आना है और आके उसने जॉब कर पढ़ाई अपनी कंप्लीट करनी है, उसके बाद वो परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाएगा, तो आप ऐसी कौन सी दो तीन चीजें हैं जो उसको कहना चाहते हैं कि वो ये अपने माइंड में रख के फिर इधर आए इस कंट्री में, और कि उसे यूरोप में स्वीडन ही क्यों चूज करना चाहिए? हम्म। उसमें ये है कि अभी बेशक इनकी एजुकेशन अब फ्री नहीं रही, लेकिन फ्रॉम टिल दैट पॉइंट 2008-2009 से जब स्टूडेंट्स आना शुरू हुए हैं तो इन्होंने बहुत लर्न किया है कि हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, एशियन स्टूडेंट्स के लिए। तो उन्होंने फैसिलिटीज बढ़ा दी हैं। तो जो अगर फीस लगा भी दी है, जो कि तकरीबन कंपैरेटिवली यूके और यूएस जितनी ही है बहुत या शायद कम हो, कम हो हाँ गया। कम होगी, लेकिन जहाँ यहाँ जो आपको एनवायरनमेंट मिलती है और जहाँ इतनी ज्यादा आपको लाइक सपोर्ट मिलती है एज अ स्टूडेंट, और आई मीन आपको जो लाइक कंसेशंस मिलती हैं और आपको एकोमोडेशन डिस्काउंटेड मिलती है। और ये मैं सिर्फ बैचलर्स की नहीं कह रहा, ये मैं फैमिली लाइक अगर पर्सनैलिटी फैमिली के कहता हूँ। साथ जाता हूँ। यहाँ लोग पीएचडी करने भी अपनी फैमिली के साथ आते हैं और वो आराम से उनको यहाँ अपार्टमेंट भी मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स आपने टाइम से अप्लाई करना, तो अगर आप प्रोसेस फॉलो करें तो मेरा ख्याल है कि अब ये अब यूरोप ये एक्चुअली यूरोप एक्चुअली नहीं है, स्कैंडिनेविया है। ये यूरोप का मेरा ख्याल एडवांस वर्जन है। अब इसको कैसे समझा जाए कि मैं जब यूरोप इटली वगैरह मेरा चक्कर लगा तो बहुत मुख्तलिफ है। स्कैंडिनेविया स्वीडन जो है बहुत मुख्तलिफ है, फैसिलिटी वाइज, लिविंग वाइज बहुत एडवांस्ड सोसाइटी है। स्वीडन के बाद में साथ नॉर्वे का भी नाम लूंगा मैं। ये दो मुल्क जो है बहुत जबरदस्त मुल्क है। अच्छा, ये बात बताएं कि लोगों को कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहिए या खुद ही करना चाहिए? सिस्टम कैसा है? अ, इजी सिस्टम है, कॉम्प्लिकेटेड है, या वो कंसल्टेंट आए करें उसको पैसे पे करें, फी पे करें? मेरा ख्याल है कि जो मोस्टली लोग यहाँ आ रहे होंगे वो एजुकेटेड ही होंगे, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो उस सिलसिले में तो आप खुद ही अप्लाई करें, कोई इतना इशू नहीं है। मैं जब अप्लाई कर रहा था तो मेरे पास लोग आ रहे थे, वो कह रहे थे हम कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हैं, हम 20,000 रुपए मांग रहे हैं उस टाइम। तो अभी मैंने तो कहा ये तो आजकल तो लाख 2 लाख 3 लाख मैंने कहा तो लेते ये तो हैं। आप फ्री में कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ है, अगर आप आपको ऑफ कोर्स अगर आप अप्लाई कर सकते हैं खुद से तो खुद कर लें। कोई कंसल्टेंट के करने से आपको यहाँ कोई फायदा नहीं होगा। मैंने ये नहीं सुना कि कंसल्टेंट के थ्रू यहाँ पैसे जैसे नहीं चलते उस तरह। आपकी प्रॉपर एप्लीकेशन क्यू में लगेगी और उस तरह होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कंसल्टेंट से। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए कंसल्टेंट से, तो आप थोड़ी सी पर आवर बेसिस पे आप करके कंसल्टेशन ले लें, अप्लाई खुद करें। अच्छा, दूसरा फिर आप इधर आ गए, आपने स्टूडेंट वाला टाइम भी गुजार लिया, जॉब भी करना शुरू कर दी। अब हमें थोड़ा ये बताएं कि आप वो फेज से कैसे गुजरे थे जब आपने स्टूडेंट से परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ आए, परमानेंट रेजिडेंसी से आप स्वीडिश नेशनल बने, उसमें थोड़ी हमें पॉइंट्स बताएंगे। उसमें ये होता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बताऊंगा। माइंडसेट की बात है। जब आपने स्टूडेंट लाइफ आप से गुजर रहे होते हैं तो साथ साथ आपने एंड में नहीं, साथ साथ आपने अपनी थीसिस का काम शुरू करना। मैंने क्या किया, मैंने अपनी थीसिस प्रोजेक्ट दूसरे साल, मेरी 2 साल की डिग्री थी तो दूसरे ही साल के शुरू में मैंने प्रोजेक्ट ढूंढना शुरू कर दिया था। कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया था और मुझे फिर कंपनी मिल गई। और उसमें यह कि बड़े शहर को आप टारगेट करते हैं। मैंने स्टॉकहोम को किया, साथ ही था। तो वहां मैंने साथ साथ स्टार्ट किया। इजी नहीं होता, लेकिन ये है कि यहाँ मैंने जो देखा है कि सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। अगर आप थोड़ी सी जान मारें तो, और ये है कि शुरू में आपको लैंग्वेज का भी इतना नहीं होता। आपको थीसिस प्रोजेक्ट भी मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको शुरू में आपको पार्ट टाइम काम करना। मैंने तकरीबन 2 साल इस तरह मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड काम किया एक कंपनी के साथ। फिर बाद में उनको को मेरा 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 काम पसंद आया तो उन्होंने मुझे हायर कर ली। फिर जो मेरा जो प्रोसेस
नेशनैलिटी का होता है वो फिर ऑटोमेटिकली आपका चलता रहता है साथ साथ। यहाँ जहां तक मेरा ख्याल है यूके और यूएस वगैरह से कम टाइम में और फ्रांस वगैरह से कम टाइम में आपको नेशनैलिटी भी मिल जाती है। आई थिंक 4 से 6 साल के दरमियान आपको परमानेंट रेजिडेंसी बिल्कुल प्लस नेशनलिटी बिल्कुल एलिजिबिलिटी हो बिल्कुल जाती है। आपने यहाँ अपना टैक्स पे करते रहना चुप हम्म। करके, और यहाँ करें तो आराम से आपको यहाँ मिल जाती है तो कोई अगर आपको मसला नहीं। परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाए तो वो भी इक्वल टू नेशनलिटी है ना, बेनिफिट उसके सेम ही है। हाँ, पीआर जैसे परमानेंट नेशनैलिटी कहते हैं वो रेजिडेंस कहते हैं, तो वो एक तरह से नेशनैलिटी ही है। पासपोर्ट वाला प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा प्रोलॉन्ग हो गया, उसकी वजह क्या है कि अब बहुत से लोग स्टूडेंट आना हाँ चाहते हैं, बिल्कुल। तो थोड़ा सा वो है। लेकिन पीआर एक बार आपको मिल जाए जिसे परमानेंट रेजिडेंसी कहते हैं, वो काफी होती है, फिर आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं आराम से और पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हुए। तो अच्छा, उसमें कोई एक और चीज बताएं कि अगर आप कोई फैमिली फैमिली के साथ आना चाहता है कि लेट्स से कि वो उसके 2 बच्चे हैं, उसकी वाइफ मास्टर्स में एडमिशन ले और वो साथ एज ए डिपेंडेंट वीजा आना चाहता है, तो उसे 100% अलाउ है ना जॉब करने के लिए, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट आएगा मास्टर एजुकेशन पे अगर आए तो। हाँ जी, एक कैंडिडेट जो है जो अब एडमिशन हो गया है तो साथ जो है उसको भी साथ पर्सनल नंबर मिल जाता है। तो एजुकेशन जो है वो एक साथ से ज्यादा की होनी चाहिए, 365 डेज से ज्यादा की होनी चाहिए, तो आपको पर्सनल नंबर यहाँ मिल जाता है और फिर आप एलिजिबल होते हैं जॉब करने के लिए। उसमें ये होता है कि आपका जो पार्टनर है जो आपके लाइक डिपेंडेंट है वो जॉब ढूंढ सकता है, तो ये एक तरह से एक अच्छी ऑप्शन होती है कि आप दूसरा बंदा जॉब ढूंढ ले उसका तक जब तक वो एजुकेशन कंप्लीट होती है। अच्छा, अब मैंने थोड़ी रिसर्च की थी तो मुझे आप करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। इधर जो बच्चे जिनके पास पर्सनल नंबर है उनकी एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर उनका फ्री है, डेंटल उनका फ्री है। इधर की गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है, बच्चों का कुछ अलाउंस मिलता है। फिर इसके अलावा आपको अगर आपकी इनकम का इश्यू हो जाए, आपकी जॉब चली जाए, तो अगर आपने 1 साल से ज्यादा जॉब की हुई है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 1 साल तक सपोर्ट भी मिलती है। हम्म, तो ये सही कोई चीज है सारी। बिल्कुल ऐसा है। ये मैं कहूंगा ये बच्चों और बूढ़ों का मुल्क है। और फिर बाद में खवातीन का कह दूंगा, क्योंकि उसमें यह है कि फैसिलिटी बहुत ज्यादा देते हैं और बहुत लाइक इनकरेज करते हैं वो। अब जिस तरह मेरा अपना बेटा भी तकरीबन साल 1.5 साल का था, तो उसको खुद उन्होंने कहा कि आप स्कूल में डालें और वहाँ आपको जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा फैसिलिटेट करते हैं। तो टिल द स्टार्ट वो आपको बड़ी अच्छी करते हैं और सब फ्री होता है। शुरू में थोड़ी सी फीस होती है जब आप जॉब के दौरान बच्चों को छोड़ते हैं, बाकी सब एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है, जितने भी चेकअप्स हो सब फ्री है। ये एक बहुत बड़ा एज है जो आपको दूसरे मुल्कों में मिल तो जाए, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती हाँ थी आपको। हाँ हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम और ईज आपको एक लाइक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मिल जाती अच्छा, है। आपका बेटा इधर पैदा हुआ था हाँ जी, तो आपने कुछ पैसे पे किए उसकी डिलीवरी के लिए, हॉस्पिटल में कुछ अपॉइंटमेंट्स के, मेडिकेशन के, कुछ पे किया आपने? नॉट अ सिंगल पेनी, नॉट अ हाँ, सिंगल पेनी, एंड आई वाज ट्रीटेड लाइक a VIP। किंग, वीआईपी किंग देयर एंड ये चीज इस वही बात है कि शुरू में पाकिस्तान वगैरह में तो पता नहीं कितने पैसे लगते हैं, मुझे तो आइडिया भी नहीं है, लाखों में लगते होंगे। तो यहाँ आप सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी, ये सब इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं कि ये करें, आप बस फॉलो करें और वो आपको बड़ा अच्छा, अच्छा अभी तो आपने अच्छी अच्छी बातें बता दी, अब आते हैं रियल पॉइंट्स की तरफ जो कि डार्क साइड है स्टूडेंट्स के लिए और फैमिलीज के लिए, जो मुझे लगता है इधर आके ना आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। रहता है। बाकी मुल्कों की तरह या पाकिस्तान की तरह या यूए की तरह इधर आपको काम करने वाला नहीं मिलता, आपको फोन पे ग्रोसरी नहीं मिलती। तो आपने तो ये कोशिश करनी है ना कि सारा कुछ काम आपने खुद करना है। इधर सर्दी इतनी होती है, स्नो में आपने बच्चों को लेकर स्कूल ड्रॉप करना है, उनको पिक करना है। पॉइंट्स के लिए थोड़ा सा लाइक जो चैलेंजिंग पॉइंट्स है, एक तो मैंने आपको बताया कि सर्दी का थोड़ा फैक्टर है, यहाँ गर्मी जरा कम होती है तो आपको सर्दी जरा बर्दाश्त करनी पड़ती है। और दूसरा ये है कि आपको काम शाम यहाँ खुद करने पड़ते हैं थोड़ी, और ये है कि वो फिर आपकी आदत बन जाती है। लेकिन ये है कि आपको बच्चों को पिक ड्रॉप करना या ग्रोसरी वगैरह एग्जैक्टली सब कुछ आपने खुद करना है, घर की सफाई, और यहाँ उस तरह से काम करने वाले नहीं रख सकते, उस तरह का कोई ट्रेंड नहीं है। और इसके अलावा यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ थोड़ा सा मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा मुश्किल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो स्टूडेंट के लेने का है। उसकी वजह यह है कि जरा सेफ्टी का ये बहुत ख्याल रखते हैं। और ये है कि अगर आपके पास इंटरनेशनल पाकिस्तान का है तो उसको आप कन्वर्ट करवा सकते हैं इंटरनेशनल में, और फिर पहला जो साल आपका है ना वो आप यूज कर सकते हो उसको फ्रीली, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको कन्वर्ट करवाना पड़ता है, वो थोड़ा सा आपको एक चैलेंजिंग फैक्टर इधर है। अच्छा, हलाल फूड का क्या इधर इजीली अवेलेबल है? जब मैं आया था तो उस टाइम नहीं था, उस टाइम बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी आपको। लेकिन आफ्टर 2015-16 मैंने एक ड्रास्टिक चेंज देखा है हलाल फूड का। जहां तक है जब मैं आया था उस टाइम तो हलाल फूड का बहुत इशू था और दुकानें इतनी नहीं थी। और लेकिन अब ये है कि 2015-16 के बाद अचानक एक चेंज आया है कि बहुत ज्यादा दुकानें खुल गई हैं। उसमें यह है कि कम्युनिटी, अरब कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा यहाँ हो गई है और एशियन कम्युनिटी भी बढ़ गई है, तो
उसको देखते हुए इन्होंने अब इवन या इनके अपने जो स्टोर हैं वहां आपको हलाल फूड हाँ, आराम से मिल जाता है। ये मैंने नोट किया कि इधर भी अब लोकल जो स्टोर्स हैं इनके अपने स्वीडिश स्टोर, उधर भी हलाल चिकन वगैरह आना शुरू हो गया। और ये मैं एक उपसाला की बात कर रहा हूँ जो स्टॉकहोम से के जरा के साथ का शहर है, तो यहाँ भी अवेलेबल है। तो यहाँ बहुत ज्यादा अब लाइक इसका भी एक लाइक हाँ, मतलब कि अगर कुछ लोग प्लान कर रहे हैं उनके जहन में यार उधर हलाल फूड का मसला होगा, तो ऐसा कोई नहीं। अब इधर छोटी से छोटी चीज जो कि पाकिस्तान में आपको चाहिए होती है वो इधर मिल जाती है। इधर पाकिस्तानी स्टोर हमारे इधर करीब भी है और ऑलमोस्ट हर एरिया में बनना शुरू किया। हाँ, आप बहुत ही कंट्री साइड में चले जाओगे स्वीडन में कहीं, तो ऑब्वियसली उधर अगर पॉपुलेशन ही नहीं है मुस्लिम, तो उधर वो हलाल फूड क्यों रखेंगे। उधर भी यह है कि गाड़ी हो तो आप जल्दी से आके, यहाँ ये भी एक ट्रेंड है कि जो लोग थोड़ा सा दूर भी रहते हैं उनके पास गाड़ी है तो वो महीने का सामान एक ही दफा 2 दफा लेके चले जाते हैं। तो अच्छा, एक और चीज बताएं कि लेट्स से कि अगर आप फैमिली के साथ इधर आते हो और आपके 2 बच्चे हैं, बीवी आपकी स्टडी करेगी और आपने जॉब करनी है, तो ऑब्वियसली आपको आते तो जॉब नहीं मिलेगी। तो थोड़ा टाइम अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि फर्स्ट मंथ से लेके कितने महीने उसको टाइम लग जाएगा जॉब मिलते मिलते, उसके पास कितना अपने पास एक्सपेंसेस होने चाहिए कि वो एटलीस्ट इधर आके जब तक उसको जॉब नहीं मिलती अपनी फैमिली का खर्चा उठा सके। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यह है कि आपको बफर तो हमेशा रखना चाहिए, मैं ये हमेशा रिकमेंड करूंगा। तो आपको बस साल का होना चाहिए, आइडियली आपके पास 1 साल का ना बफर होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। उसमें यह है कि जॉब मिल जाती है, लेकिन यह है कि थोड़ी सी उसमें आप डिपेंड करता है आप कितनी जान मारते हैं। लेकिन यह है कि सबको जॉब जल्दी नहीं मिलती, तो उसके लिए बेहतर होता है कि आप किसी मुश्किल में पड़ने से बेहतर है कि आप तकरीबन साल का ना आप एक्सपेंस रखें। तो इधर आप देखें, अगर आप 2 बच्चों और एक बीवी के साथ आते हो तो आपको मिनिमम 2 बेडरूम चाहिए, है ना। तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट अगर लेट्स से कि हम उपसाला की एग्जांपल लेते हैं और बाकी सिटीज के लिए आप 10-20% ऊपर नीचे रेंट कर सकते हैं, एक्सपेंसिव कर सकते हैं। तो उपसाला में आपको पर मंथ रेंट, फूड, आपके डेली मंथली यूटिलिटीज डाल के आपको कितना मंथली के हिसाब से आपके राउंड बोर्ड अमाउंट दे दें, अपने एक्सपीरियंस से आगे लोगों को आइडिया हो जाएगा और उस हिसाब से लोग मैनेज कर सकते हैं। मेरा ख्याल है 15 से 20 हजार तक, आप 15 से 20 हजार आपके पास होना चाहिए। तो ये 15-20 हजार पाकिस्तान की बनते हैं 4 लाख रुपए ना महीने का। इनके आप अगर लेट्स से कि 5 लाख चले, 5 लाख अगर हम लेट्स से आप 6 माह का बजट बना के आते हैं कि 6 माह के तक मुझे जॉब मिल जानी चाहिए, तो आपके पास एटलीस्ट 30 लाख रुपया आपके पास सेविंग होनी चाहिए, तो फिर आप प्लान कर इधर आने का। ठीक है, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जो उस बंदे से हम ले रहे हैं कि जो पिछले 12-13 साल से इधर रह रहे हैं, वो एक एज ए स्टूडेंट आए थे, आगे उन्होंने स्टूडेंट के बाद वो परमानेंट रेजिडेंसी ली, उसके बाद अब उनके पास स्वीडिश पासपोर्ट है, शादी भी उनकी होगी, उनका बच्चा भी इधर ही पैदा हुआ है। तो इनसे ज्यादा उनको कोई अच्छी ऑप्शन हो नहीं सकती है हमें अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आप इस इंफॉर्मेशन लेके आप ज्यादा सर्च कर सकते हैं। मैं जो रिलेटेड वेबसाइट्स हैं इधर की स्वीडन की, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप इसको डबल चेक कर सकते हैं, मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसके दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना फहीम भाई से, हमें से पूछना, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इनसे पूछ के डेफिनेटली आंसर देने की। आई होप इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा कि कंसल्टेंट्स से ये सवाल आप ना पूछें। कंसल्टेंट्स आपको सबज बाग दिखाएंगे। एग्जैक्टली। तो जो कोई, जिस तरह हमारा यहाँ एक्सपीरियंस है, मैं एक अरसे से यहाँ रहा हूँ, मैंने दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस को देखते हुए मैंने जो जवाब दिए, कोशिश की है, उसमें यह है कि जो यहाँ रह रहा हो ना वही बेस्ट आंसर दे। बाय द वे मेरी एप्लीकेशन इन्हीं के थ्रू प्रोसेस हुई थी, इधर आके भी इन्हीं के थ्रू, इनसे मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेके सबमिट करता रहा हूँ। तो एज ए सेड, अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज डेफिनेटली यू कैन आस्क अस। और आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद होगी। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फहीम भाई, आपने टाइम निकाला।